हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सबकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। और आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर फर्स्ट था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो भी आपको अच्छे से मैंने वन शॉट रिवीजन वीडियो बनाई थी। उसमें आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन दिया था। आई होप आप सबने वो वीडियो देखी होगी और आपको वो पसंद आई होगी। तो आज अपन चैप्टर 1 के बाद में चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और मुझे भी पर्सनली ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली है ना, इसके अंदर अपन है ना बहुत सारे जो अपन कल पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड अपन ने है ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो मैनेजमेंट को यदि अपन फॉलो करवाना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अपन कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी अपन है ना मैनेजर अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके थ्रू है ना मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ वे के अंदर हो पाती है। तो वो अपन मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे फॉलो होते हैं, या क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर सेकंड से तो सबसे पहले तो आता है कि प्रिंसिपल्स होते क्या है। सबसे पहले बात आती है हमारे पास प्रिंसिपल्स होते क्या है। देखो, प्रिंसिपल्स है ना एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं। प्रिंसिपल एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसके ऊपर बेस होते हैं, जो कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस होते हैं कि हम यदि ऐसा करेंगे तो हमारे पास में ऐसा होगा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हमारे पास में नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, बेसिकली प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं। किसके लिए गाइडलाइंस होती है? मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? मैनेजर करता है। तो मैनेजर के लिए एक ना तरीके से गाइडलाइंस होती है जिसके बेसिस पर वो एक मैनेजमेंट को चला पाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेसिकली गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। ओके, अब आती है अपन दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है। देखो, एक तो होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल और एक होता है साइंस प्रिंसिपल। साइंस प्रिंसिपल्स अपन साइंस सब्जेक्ट के अंदर भी बेसिकली पढ़ते हैं। तो देखो, जो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि मैनेजर्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर लेते हैं, उनको मॉडिफाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लेते हैं। बट जो साइंस प्रिंसिपल होते हैं वो रिगिड होते हैं, उनके अंदर अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहते हैं, चाहे अपन कभी भी उनको यूज़ करें। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं उनको अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी, हम उनको ना क्रिएटिविटी के साथ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे हाथ की बात होती है। क्योंकि यदि मैं मैनेजर हूँ तो मैं कोई सा भी प्रिंसिपल फॉलो करना चाह रहा हूँ, या मैं कोई सा भी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं उसके अंदर मेरी क्रिएटिविटी ऐड कर सकता हूँ। बट साइंस के अंदर साइंस प्रिंसिपल्स के अंदर अपन कुछ भी है ना ऐड नहीं कर सकते। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो ही होंगी, उसके अलावा अपन कुछ भी एडिशनल चीज़ें उसके अंदर ऐड करके उसको फॉलो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट और स्टैटिक होते हैं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उसमें अपन जो चेंजेस है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के चेंजेस होने के कारण अपन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी भी चेंजेस नहीं होते टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंसेस हो गए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल्स ये क्या क्या है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, कुछ होते हैं प्रिंसिपल्स और कुछ होती है टेक्निक्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है? तो देखो, अभी मैंने बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे पास में क्या होती है? गाइडलाइंस होती है। ठीक है, गाइडलाइंस होती है। और मैनेजमेंट टेक्निक्स की, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स है ना क्या होते हैं? कुछ मेथड्स होते हैं और कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। ठीक है, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम हमारे अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके हम हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एज इट इज वो का वो ही प्रिंसिपल यूज करें, हम उसको हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमारी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी जो बिजनेस सिचुएशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको मॉडिफाई करके हम यूज कर सकते हैं। बट जो है ना मैनेजमेंट जो टेक्निक्स होती हैं वो उनको अपन वो फ्लेक्सिबल तो होती है, उनको मॉडिफाई तो कर सकते हैं, बट वो लेस फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, ये कैसे एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होता है, अभी मैंने बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे लिए गाइडलाइंस होती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइंस होती है। किसके लिए गाइडलाइंस होती है? मैनेजियल एक्शन। मैनेजियल एक्शन कौन से एक्शन होते हैं? जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज भी गाइडलाइंस होती है, बट ये किसके लिए गाइडलाइंस होती है? ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस होती है। ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइंस होती है। जैसे कि होनेस्टी होती है, वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होती है, तो हम ये मानते हैं कि उसकी अच्छी वैल्यूज है, तो होनेस्टी क्या हो गई? एक वैल्यूज हो गई। ठीक है,
वैसे अब और नेक्स्ट अपन डिफरेंस देखते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है ना वो टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ठीक है, टेक्निकल इन नेचर, टेक्निकल नेचर का होता है, बट जो वैल्यूज होता है वो इथिकल नेचर का होता है, वो इथिकल नेचर का होता है। क्यों इथिकल नेचर का होता है? क्योंकि ये किसके ऊपर बेस होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस होता है। तो आई होप सो कि आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के अंदर डिफरेंसेस पता लग गए होंगे, ये दोनों क्या होते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि जो फीचर्स क्या हैं, हमारे नेचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं इसके, ये भी बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड पर्पस। देखो मैनेजमेंट अपन ने मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ा था, मैनेजमेंट पर्पसिव होता है, तो वैसे ही मैनेजमेंट की पर्पसिव, तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो भी पर्पसिव हो। पर्पसिव का मतलब क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है और हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फॉलो होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यूनिवर्सल एप्लीकेशन पर्पसिव। नेक्स्ट क्या आता है, जनरल गाइडलाइंस। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, वो एक तरीके की गाइडलाइंस होती है, एक तरीके की गाइडलाइंस होती है। और किसके लिए गाइडलाइंस होती है? वो मैनेजर के लिए गाइडलाइंस होती है। और कौन से एक्शंस के लिए होती है? मैनेजियल एक्शंस के अंदर, जो कि अपन यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसे नहीं होता मैनेजमेंट प्रिंसिपल की हमने रात को बैठे और रात की रात में हमने जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए और फॉलो करने लगे। अभी भी ऐसे इस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नहीं बनते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के पीछे बहुत सारी रिसर्च होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस होते हैं, तब जाके हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक स्टेटमेंट निकालते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि ये हमारे पास में मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, ठीक है। ये रात की रात में डेवलप नहीं करे जाते, दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ठीक है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग देम, ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और अपन ने अभी देखा था ना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, इनको अपन हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों 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 कर सकते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेस होता है, क्योंकि ये इसको जो मैनेजर होता है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। मैनली बिहेवियर होता है। क्यों मैनली बिहेवियर होता है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है? एम्प्लॉइज को। ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? एम्प्लॉइज को, और गाइड करता है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो किस पर मैनली बिहेवियर, किस पर बेस्ड होता है? मैनली बिहेवियर पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि यदि हम प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो उसका इफेक्ट ये होगा, यदि हम प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो उसका इफेक्ट ये होगा। तो इस कारण जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अपन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और उनका इफेक्ट भी अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कंटीजेंट भी इनका नेचर होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टॉपिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस की। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्यों एक मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद द फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ठीक है। मैनेजर को रियलिटी बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये रियलिटी है, इस तरीके से हमने प्लान्स है तो इस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है प्लान्स को इस तरीके से। इसलिए ना जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यदि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हम जो रिसोर्सेज जो हमारे पास में रिक्वायर्ड है उनका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। और प्रिंसिपल्स को यदि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करते हैं तो जितने भी हमारे पास में रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है, जो भी हमें जो भी प्लान है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे में साइंटिफिक डिसीजन। यदि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हम साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक सिस्टमेटिक है ना वे होता है। ऐसे ही नहीं होता कि हमने कोई भी डिसीजन ले लिया, क्योंकि जितने भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें हमें अपन ने पढ़ा था वो एक रिलेशनशिप को शो करते हैं। कौन सा वाला? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इस कारण जितने भी हम डिसीजन ले पाते हैं साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ठीक है, जिनके पीछे कोई ना कोई रिसर्च होता है, जिनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग चेंजेस एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है कि मीटिंग चेंजेस, इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव एंड जनरल गाइडलाइंस येट बाय द मॉडिफाई दीज प्रिंसिपल चेंजेस मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको अपन चेंजेस कर पाते हैं, किस अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाते हैं? एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हम मैनेजमेंट के अंदर यदि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है? यूटिलाइजेशन जो होता है रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम हो पाता है, ठीक है। अच्छे से हम रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट होती है, हर एक चीज़ के पीछे रीजन होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो
एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, ठीक है, जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ये फुलफिल करता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को। अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो सिर्फ एक गाइडलाइंस ही नहीं होते, ये साथ में क्या करते हैं जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको फुलफिल करवाने में भी हेल्प करते हैं। आई होप सो आपको इनकी सिग्निफिकेंस पता चल गई होगी कि क्यों इन हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। सर ये लास्ट वन है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन द साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग। जितने भी मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पीछे क्या होता है कि एक साइंटिफिक जजमेंट होता है, लॉजिकल थिंकिंग होता है, तब जाकर वो एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो पाते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, वो कंप्लीट हो गया। अब आता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट होता है। तो उसका नाम है अपना फेवल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो 2 तरीके के पढ़ने हैं, ठीक है। एक है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और एक है हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि किसने दिया था अपने को, जो कि हमें दिया था हैंडी फ्यूल ने। किसने दिया था? हैंडी फ्यूल ने, ठीक है। हैंडी फ्यूल कौन थे? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये याद आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है इनका इंट्रोडक्शन हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। हैंडी फ्यूल कौन थे? तो हैंडी फ्यूल एक माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। माइनिंग इंजीनियर किसके अंदर थे? कोल माइनिंग कंपनी के अंदर थे। वो इंजीनियर की तरीके से काम करते थे वहाँ पर, और ठीक है जिस टाइम वो काम कर रहे थे उनकी जो इंडस्ट्री थी, उनकी जो कंपनी थी, उनकी बहुत खराब इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही थी, उनके जो परफॉर्मेंस था वो बहुत खराब था मार्केट के अंदर। बट उन्होंने खुद की जब प्रिंसिपल जो खुद ने बनाए थे, वो जब उन्होंने वहाँ पे फॉलो करे, वहाँ पे जब एग्जीक्यूट करे, इंप्लीमेंट करे, तो उनकी जो है ना जो इंडस्ट्री थी, कंपनी थी, उनकी जो सिचुएशन थी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई थी। और उसी कारण वहाँ पर उन्होंने हैंडी फ्यूल को इंजीनियर से वहाँ पे एक तरीके से वो डायरेक्टर बना दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि हम मैनेजमेंट के अंदर फॉलो कर सकते हैं, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स, तो आपको करना पड़ेगा हेनरी फ्यूल, ठीक है। और क्या बताया था इन्होंने? टेक्निकल और मैनेजर इसके बीच में एक परफेक्ट है ना डिफरेंसेस बताया था, ठीक है। और क्या होता है कि जो मैंने आपको कल बताया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो वो उनका भी जो अच्छे से है ना किन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो दिया था हैंडी फ्यूल ने दिया था, ठीक है। और क्या करवाया था इन्होंने ना 14 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। 14 प्रिंसिपल दिए थे जो कि किससे रिलेटेड थे? मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। 14 जनरल प्रिंसिपल दिए थे जो कि अभी हमें पढ़ना है। और प्रिंसिपल्स क्या होता है हमारे लिए? गाइडलाइंस होती है, हमारे लिए नहीं होती, मैनेजर्स के लिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल होता है, वो क्या कहता है? देखो डिवीजन ऑफ वर्क, तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? देखो डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारा काम होता है, तो ऐसा नहीं होता जो जितना भी काम है वो एक ही पर्टिकुलर बंदे को दे दो। जो भी आपके पास में टोटल वर्क है उसको डिवाइड करो, अपन जो भी काम है होल वर्क है उसको डिवाइड करो छोटे छोटे टास्क के अंदर, और उसको है ना डिवाइड कर दो किसके? एम्प्लॉयज के बीच में। और ये किस तरीके से हम एम्प्लॉयज को काम है ना दे सकते हैं? उनकी स्किल्स को देखकर, उन पर जो भी उनके पास में जो भी एक्सपीरियंस है उस बेस पे कि कौन सा एम्प्लॉयज कौन सा काम अच्छा कर सकता है, उस तरीके से यदि हम डिवाइड कर देते हैं कामों को, तो उससे क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम है ना अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क जो प्रिंसिपल होता है वो यही कहता है कि हैंडी फ्यूल ये बताता है कि जितना भी काम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और उसको है ना जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज है उनको डिवाइड कर दो। और ये चीज़ किस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे? उनकी स्किल्स को देखकर, उनके एक्सपीरियंस को देखकर कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या काम अच्छे से कर सकते हैं, उस बेसिस पर उनको काम दे दो, जिससे कि जिससे क्या होगा? एक पर्टिकुलर बंदे पर, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर सारा का सारा बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? देखो स्पेशलाइजेशन, यदि एक पर्टिकुलर बंदे को एक जैसा ही काम मिलेगा क्योंकि वो एक चीज के अंदर एक्सपर्ट है, तो यदि उसको एक जैसा ही काम मिलता रहेगा तो वो क्या होगा? उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर लेगा, वो एक्सपर्ट बन जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इससे स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है इस वाले प्रिंसिपल से, ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट है। इंप्रूव इफिशियंसी, जब सारे के सारे एम्प्लॉयज को उनके अकॉर्डिंग काम मिलेगा, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये होगा इसके पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं यदि ये वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ दिस प्रिंसिपल, तो लैक ऑफ इफिशिएंसी नहीं आ पाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
स्पेशलाइजेशन क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होगा, काम का रिपीटेशन वो क्रिएट होता जाएगा बार बार, ठीक है। तो ये सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको मैंने सारे है ना, आपको है ना सर्किल के अंदर हाईलाइट करके दे देता हूँ, ठीक है। वो सारे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कीवर्ड से आपको क्या करना, कीवर्ड से आपको किसके अंदर हेल्प मिलेगी, केस स्टडी के अंदर हेल्प मिलेगी, और साथ के अंदर आप जो आंसर फ्रेम करोगे, आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर आपको पॉसिबिलिटी होगी कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आएंगे वो आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, ऑथोरिटी का मतलब तो क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उसकी पावर हमारे पास में हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑथोरिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हम रेस्पॉन्सिबल हैं किसी काम को करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन द टाइम, हम जो भी हमें काम दे रखा है टाइम पर उसको करना पड़ता है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हैंडी फ्यूल क्या बताते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक है ना परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, परफेक्ट रिलेशन होना चाहिए, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो हो पाए। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑथोरिटी हमने ज़्यादा दे दी, ठीक है, ऑथोरिटी ज़्यादा देगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास में है ही नहीं, ठीक है। तो यदि ऑथोरिटी ज़्यादा देगी तो किसी बंदे को कोई पूछने वाला नहीं होगा कि ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि हमारे पास में ऑथोरिटी ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज है ना उनका वेस्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्टेज ज़्यादा होगा। और यदि मान लो किसी के पास ऑथोरिटी तो बिल्कुल ही नहीं है और रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी दे दी कि तुम्हारे पास ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑथोरिटी तुम्हारे पास कुछ करने की है नहीं, तो इससे क्या होगा, उस बंदे की जो इफिशियंसी होगी वो कम हो जाएगी, और इन दोनों का इफेक्ट डायरेक्ट किस पर आएगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा, ठीक है, किस पर आएगा, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस वाले जो ये प्रिंसिपल था जो कि ये कहता है कि ना ऑथोरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, देखो पॉजिटिव इफेक्ट तो ये है कि मिसयूज नहीं हो पाएगा ऑथोरिटी का, ठीक है। हेल्प इन मीटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टाइम विदाउट डिले, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम पर हो पाएगी, डिले नहीं होगी, ठीक है। यदि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, डिले इन वर्क, काम के अंदर डिले होगा, टाइम कंप्लीट नहीं होगा, मतलब जो टाइम पीरियड दे रखा है, जो काम दे रखा है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेस ऑथोरिटी रहेगी, ठीक है, लेस ऑथोरिटी के कारण काम कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। और क्या होगा, मिसयूज हो पाएगा, मिसयूज होगा ऑथोरिटी का ड्यू टू एक्सेस ऑथोरिटी, ठीक है। ऑथोरिटी यदि हम ज़्यादा दे देंगे तो ऑथोरिटी का मिसयूज होने लग जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वाला प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा, ये इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन स्कूल्स के अंदर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिसिप्लिन होना जरूरी होता है, जो इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोड एंड कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, कोड एंड कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, एम्प्लॉयज के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयज का एग्रीमेंट होता है उसके बीच में रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है उनको बताया जाए, ठीक है। हर एक लेवल पर मतलब कि अपन ने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। तो हर एक लेवल पे गुड सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। ये भी कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताता है। जो मैनेजर और जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में एक है ना परफेक्ट है ना एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, वो कौन बताता है, हमें प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बताता है, ठीक है। मीटिंग कमिटमेंट होना चाहिए हर एक लेवल पर, ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ ए पेनल्टी, यदि कोई जो एम्प्लॉय है वो यदि कोई गलती करता है, कोई गलत काम करता है तो उस पर अपन पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये कौन कहते हैं, हमारे हेनरी फ्योल सर कहते हैं, ठीक है। और इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट है यदि डिसिप्लिन में हर एक चीज़ काम होगा हमारे में, कोड एंड कंडक्टेड रूल्स रेगुलेशन है, तो सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और जो इफिशियंसी है एम्प्लॉयज़ की वो इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की भी इफिशियंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। यदि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। चाउस मतलब होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, वेस्ट रिसोर्सेज का वेस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। डिले इन वर्क, काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम पर, ठीक है, डिले होता रहेगा। तो ये कौन कहता है, ये कौन कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये चीज़ें कहता है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास में यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है प्रिंसिपल, ये ऐसे कहता है कि हमारे हेनरी फ्योल सर ये बताते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक ही सुपीरियर से ना ऑर्डर रिसीव होना चाहिए, ठीक है। यदि एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होगा तो वो एक को ही रिपोर्ट कर सकेंगे, यदि अलग अलग ही सुपीरियर से है ना उनको ऑर्डर रिसीव होंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और एम्प्लॉयज ना कन्फ्यूज हो जाएगा कि मेरे को किसका ऑर्डर मानना है किसके नहीं मानना है, मेरे को क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। तो इसीलिए ना हेनरी फ्योल सर बताते हैं कि हमें सिर्फ है ना एक
ही जो सुपीरियर होना चाहिए, जिससे हमें ऑर्डर रिसीव हो एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो इसका की लाइन क्या आती है, वन बॉस वन ऑर्डर, एक ही बॉस होना चाहिए और उससे एक ही ऑर्डर हमें रिसीव होना चाहिए जिसको हम रिपोर्ट कर सके। ठीक है, यदि इस तरीके का प्रिंसिपल होता है तो उससे पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होता, क्योंकि एक ही सुपीरियर है वो हमें सारी चीजें बता रहा है। ठीक है, ईगो क्लैश नहीं होता। आजकल ईगो का बहुत ज्यादा क्लैश होने लग गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स चलने लगी, तो ईगो क्लैश नहीं होता। इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पर्सन से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं तो हम उसके सारे से सारे ऑर्डर मान रहे हैं, सारे की सारी जो भी हमारी ड्यूटीज है, जो भी हमारे काम करने का तरीका है, वो हम काम करके दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें यदि डिफरेंट डिफरेंट है ना सुपेरियर से ऑर्डर मिलेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट होता है वो क्या खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा कि मेरे को तो उसने काम बताया था तो मैंने उसका काम कर दिया, आपका काम नहीं करा, आपका काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने काम बता दिया था। तो इस तरीके से है ना बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे बच भी सकता है, ईगो क्लैश होएगा। ठीक है, कि तुमने मेरा काम कर दिया उसका काम नहीं करा, मेरा काम है ना क्यों नहीं करा, तो इस तरीके से जो ईगो क्लैश है हो जाता है। ठीक है, डिफिकल्टी आ जाती है, डिफिकल्टी किसके अंदर आ जाती है, डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लिन नहीं रहता। इस तरीके की चीजें यदि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है तब। ठीक है, तो आपको है ना जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका की लाइन थी वन बॉस वन ऑर्डर। ठीक है, अब आता है अपने पास में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, देखो वन हेड वन प्लान, हमारे जो प्लान है ना। तो अब अपन देखते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो यूनिटी ऑफ जो डायरेक्शन है वो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि हाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर है जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका जो भी ऑब्जेक्टिव है, उन सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर जो जो वो जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने कॉमन गोल डिसाइड कर रखा है वो अचीव कर सके। यदि सबके है ना गोल्स, सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर नहीं होंगे तो सभी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे और ये नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड होता है वो वन यूनिट वन प्लान होता है, या वन हेड वन प्लान मान के लो, चल लो एक ही बात है। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये हो जाता है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है कि यदि ये वाला जो प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है तो क्या होता है, तो यदि ये वाला जो प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, एफर्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय यूनिफाइड होता है, सबका जो कलेक्टिव एफर्ट्स लगता है एक ही डायरेक्शन के अंदर, जिससे कि क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो रिसीव होता है सबको। ठीक है, अब यदि ये प्रिंसिपल यदि फॉलो नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका क्या इफेक्ट आता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का नहीं हो पाता। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स का वेस्टेज हो जाता है, रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, सबके जो रिसोर्सेज है यदि सबके एफर्ट्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यूज होंगे तो उससे क्या होगा, जो एफर्ट्स है उनका वेस्टेज होगा, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद के जो गोल्स डिसाइड कर रखे हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस कारण ये हम जो प्रिंसिपल होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आता है हमारे पास में सब और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैनेजर, दो तरीके के पर्टिकुलर पर्सन होते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक तो होता है मैनेजर और एक होता है एम्प्लॉय। दोनों की जो ऑब्जेक्टिव, दोनों की जो थिंकिंग पावर होनी, जो थिंकिंग सेंस होना चाहिए, जो एक ही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो वो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरडिट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एम्प्लॉय। जो इंटरेस्ट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब मैनेजर से रिलेट कर लो इसको, और इंटरेस्ट किसका, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज होते हैं, इनका इंटरेस्ट ना एक ही डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। इनका जो इंटरेस्ट है वो है ना मैच करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या कॉन्ट्रडिक्ट होगा, और कॉन्ट्रडिक्ट होने के बाद में ये चीज़ें ना नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और यदि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो क्या होगा, यदि ऑर्गेनाइजेशन है ना के गोल्स अलग हैं और है ना ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट का जो सेंस है वो अलग है, और जो इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज है उनका इंटरेस्ट सेंस अलग है, तो इससे क्या होगा, इससे अपन कैसे इसको है ना रिमूव कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या तो कॉम्प्रोमाइज कर ले, ठीक है, या जो एम्प्लॉयज है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर्स है, वो कॉम्प्रोमाइज कर ले और उनको समझ ले कि वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं। तो उनमें जो भी है ना जो भी अब वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों पार्टी, तो वो कर ले, जिससे कि क्या होगा, दोनों के जो इंटरेस्ट है वो एक ही इंटरेस्ट, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए, जिससे क्या होगा कि जो इंटरेस्ट है वो एक डायरेक्शन के अंदर रहेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके जो गोल्स हैं वो अचीव कर लेगी। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है वो किसके अंदर चेंज कर दो, जनरल इंटरेस्ट के अंदर चेंज कर दो। ठीक है, और यदि ये प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो उसका क्या फायदा कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मैंने अभी बताया था कि यदि ये वाली चीज़ होती है तो हम जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव कर लेते हैं।
कोऑर्डिनेशन बनता है, किसके अंदर कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है, इंडिविजुअल गोल्स के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अंदर। इंडिविजुअल गोल्स के अंदर कौन सी चीज़ आ गई, एम्प्लॉयज के जो गोल्स होते हैं वो आ गए, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हो गए। इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेज, यदि ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, और इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर लॉन्ग रन, जिसके अंदर ना एम्प्लॉयज लंबे टाइम तक सफर करेंगे, परेशान रहेंगे, तो वो खुद ही अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिनमरेशन ऑफ ए पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनको एक ना फेयर पेमेंट मिले, ठीक है, फेयर वेजेस मिले, फेयर सैलरी मिले, जिससे एटलीस्ट वो खुद की जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रीजनेबल लाइफ है, जो रीजनेबल उनकी जो स्टैंडर्ड होता है जीने का तरीका, उसको एटलीस्ट वो है ना मतलब कि सफ़र कर सकें उसके जो भी पेमेंट उनको रिसीव हो रहा है उससे, ठीक है। यदि इस तरीके के प्रिंसिपल यदि फॉलो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेगा क्योंकि उसको फेयर प्राइस मिल रही है, फेयर सैलरी, फेयर वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज इम्प्रूव, ठीक है। एम्प्लॉयज है ना वो ट्राई करेगा कि वो खुद के एफर्ट्स को इंक्रीज कर सके। यदि इस तरीके के है ना यदि प्रिंसिपल फॉलो नहीं होते किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होगा है ना, जो इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। देखो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है एक एम्प्लॉय यदि एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी जो जगह जाता है जॉब करने के लिए, तो उसको ना अपन बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर, ठीक है। तो वो इंक्रीज होगा, डिससेटिस्फेक्शन एंड एंड डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और है ना जो एम्प्लॉय है हमारा वो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं रहेगा, ठीक है, और डीमोटिवेटेड भी हो जाएगा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला हमारे प्रिंसिपल आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यूअर हैंड्स, ठीक है। जितनी भी हमारे पास पावर है ऑथोरिटी, वो सिर्फ टॉप लेवल के पास में या एक कुछ ही मतलब कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उनके पास में रहे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहे हर एक लेवल पर जो जितनी भी पावर्स है ऑथोरिटी है वो यदि डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये है ना प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की हैंड ये बताता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जैसे ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होना चाहिए था, ठीक है। और एक छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहाँ पर अपन सेंट्रलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे जितनी भी पावर है ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे भी नहीं, ज़्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं होंगे, तो जितनी भी पावर है वो है ना फ्यूअर हैंड में हो सकती है। बट किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर क्या डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कंसेप्ट में फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल नहीं होता कि सारे के सारे डिसीजन है ना एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ से परफॉर्म हो सके, ठीक है। यदि इस तरीके के प्रिंसिपल यदि फॉलो होते हैं, यदि इस तरीके के प्रिंसिपल फॉलो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है, तो ये होता है कि है ना जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो बेनिफिट होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल पाता है, ठीक है। फास्ट डिसीजन हो पाता है, ठीक है, ऑपरेशन लेवल पर, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, टॉप लेवल का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है खुद के जो नीचे वाले जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के उन पर, ठीक है। यदि इस तरीके का प्रिंसिपल है ना फॉलो नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होता है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, यदि सेंट्रलाइजेशन ही होगा कंप्लीट, तो क्या होगा डिसीजन के अंदर डिले होगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या होगा मिस यूज ऑफ ऑथोरिटी होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि सेंट्रलाइजेशन ही ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा, सेंट्रलाइजेशन ही है, डिसेंट्रलाइजेशन ही नहीं है, तो जो डिसीजन है उनमें डिले होगा, ठीक है। यदि डिसेंट्रलाइजेशन है तो क्या होगा मिस यूज होगा किसका, ऑथोरिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलेज। प्रिंसिपल ऑफ स्केलेज का मतलब क्या होता है, हम एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमको एक लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है, किसके अंदर फॉलो करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो करता है। इसके अंदर अपन लोअर रैंक टू हाईएस्ट रैंक में फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, ठीक है। ये दो डिपार्टमेंट कर रखे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। ये ए सुपेरियर है, इसने दो डिपार्टमेंट कर दिए हैं, ये मान लो ये प्रोडक्शन का है, ये कौन सा वाला है, ये तो हमारा प्रोडक्शन का हो गया, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो इसके अंदर पांच लेवल कर दिए, एक लेवल तो ये हो गया, एक लेवल ये, एक लेवल ये,
एक ये और एक ये, ठीक है। अब यदि इस पर्टिकुलर इसको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है एम को, तो ये ऐसे नहीं दिखा सकता, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता, या इसको डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर सकता। पहले इसको डी को देना पड़ेगा, फिर सी को देगा, फिर बी को देगा, फिर ए को देगा बी, ठीक है, फिर ए एल को देगा, फिर एम को देगा। तो इस तरीके से ना आपको एक प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से तो ये भी है ना, यही प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें है ना स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, लोअर रैंक टू हाईएस्ट रैंक, ठीक है। बट इन इमरजेंसी केसेस के अंदर क्या होता है कि इस वाली जो प्रोसेस के अंदर क्या जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी के अंदर क्या कहीं यदि बाई चांस इमरजेंसी केसेस आता है, तो यदि डी को कोई इन्फॉर्मेशन है एम को देनी है तो वो डायरेक्ट दे सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक शॉर्टकट होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैंग प्लान, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गैंग प्लान, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आपको ये प्रिंसिपल पता लगे कि प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि द स्केलर चेन मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक प्योर इंसिस्ट दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। हैंडी फ्यूल सर क्या बोलते हैं कि ये वाली जो प्रिंसिपल है, ये जो चैन है स्केलर चेन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। और यदि बाई चांस इन इमरजेंसी केसेस के अंदर अपन इसको ब्रेक करते हैं तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, अपन उसको अपन बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है, गैंग प्लान। और गैंग प्लान के अंदर हमें स्केलर चेन फॉलो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और जो गैंग प्लान है उसका जो ये डायग्राम है वो आप यहाँ से देखकर समझ सकते हो, ठीक है। यदि इस तरीके का प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है तो क्या होता है, सिस्टमेटिक फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। नो कम्युनिकेशन गैप होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गैप नहीं होता, ठीक है। ठीक है, यदि ये वाला जो प्रिंसिपल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉलो नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गैप आ जाते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप होता है उसके अंदर कोई भी क्लियरिटी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिंसिपल कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर वो वाला नहीं है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर वाले का मतलब ये है ना, कोई भी आपको ये नहीं होता कि कोई भी आपको ऑर्डर देना है, ठीक है, कमांड देना है। इसका मतलब ये होता है कि है ना, इसका एक मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट अरेंजमेंट किस चीज़ होगा, मेंस का एंड मटेरियल, मेंस मतलब एम्प्लॉयज का। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए मैन का एंड मटेरियल का, ठीक है। मैन का कैसे मैनेजमेंट अरेंजमेंट हो सकता है, जैसे कि हमें सुपरवाइजर को ढूंढना है तो सुपरवाइजर का एक ऑफिस बना दो, ठीक है। हमें मार्केटिंग हेड ढूंढना है तो उसको उसके लिए एक अलग से हमारा प्लेस बना दो, जिससे कि हमारा क्या टाइम वेस्टेज नहीं हो। हमें कोई भी मटेरियल चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए अलग से स्टोर बना दो जिसमें वहाँ पे रॉ मटेरियल हमें रिसीव हो जाए। तो इस तरीके से हम है ना क्या कर सकते हैं कि एक परफेक्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं मैन का और मटेरियल का, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए, जिससे कि टाइम हमारा कंज्यूम ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है, ठीक है। यदि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फॉलो होता है, ठीक है, यदि ये प्रिंसिपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम का वेस्टेज नहीं होता। किसके लिए, सर्च ऑफ मैन। यदि एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, हमारे स्कूल है, ठीक है, हमारे स्कूल में हमें यही नहीं पता कि प्रिंसिपल का रूम कौन सा है, ठीक है, प्रिंसिपल रूम कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफिस कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, पूरी स्कूल में डोलते ही रहेंगे, ठीक है। यही काम है मेरे को तो वैसे भी, ठीक है, पता होने के बाद भी डोलते हैं। बट वैसे यदि हमें पता ही नहीं हो, सीरियसली में नहीं, यदि हमें नहीं पता हो कि प्रिंसिपल रूम कौन सा है, तो हम तो पूरी स्कूल में ढूंढते ही रहेंगे कि प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है। उससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारी लाइव बुक्स चाहिए, अब हमारे स्कूल में हमें बुक्स चाहिए तो हमें पता लाइब्रेरी से लेनी है। तो इस तरीके से ना एक मैन, एम्प्लॉयज और साथ में क्या मटेरियल्स का ना एक परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। और साथ में क्या होगा, इस यदि ये फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट एक और क्या है कि स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्मूथ एंड जो सिस्टमेटिक वर्किंग बोलते हैं वो भी परफॉर्म हो पाती है, ठीक है। यदि इस तरीके के जो है ना प्रिंसिपल यदि हम फॉलो नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी, ठीक है। टाइम कैसे वेस्ट होगा, हम पूरी स्कूल में डोलते रहेंगे, ठीक है, हमें ढूंढते रहेंगे प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है और हमें मिलेगा ही नहीं, टाइम 1 घंटा हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और एनर्जी भी होगी, कभी तुम ऊपर जाओगे, कभी नीचे आओगे, कभी तुम लेफ्ट जाओगे, कभी तुम राइट जाओगे, तो तुम्हारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। किसके लिए, सर्च ऑफ ए मैन एंड मटेरियल के। तो इसी तरीके से इसको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर लेना, ठीक है। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम। अब यदि हमें प्रिंसिपल सर अभी के अभी चाहिए तो हमें नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिल पाएंगे, हमें तो उनका रूम ही नहीं पता, हमें तो उनको प्रिंसिपल उनका जो ऑफिस है वो ही नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से है ना ये प्रिंसिपल ये कहता है कि एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक परफेक्ट अरेंजमेंट होना चाहिए, किसका, एम्प्लॉइज का, जिसको अपन मैन बोल रहे हैं यहाँ पे, और एक जो मटेरियल है, जो भी आपने को जो भी सामान वगैरह चाहिए उसका, ठीक है, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा आता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहते हैं, हम किसी के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ टू एम्प्लॉयज, ठीक है। हर एक जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ में फेयर जजमेंट होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है।
किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इक्विटी का मीन्स यहाँ पे ये एक डेफिनेशन भी दे रखी है, ये अच्छे से याद कर लेना। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के सामने किसी भी पर्टिकुलर बेस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर और लैंग्वेज के बेसिस पर, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी, किसी भी बेस के ऊपर है ना आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कहता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि ये प्रिंसिपल यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है तो हमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, तो ये मैं बताता हूँ कि एम्प्लॉइज गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉइज को है ना सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, हम क्योंकि हम सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, साथ में कॉन्सिक्वेंसेज, यदि ये वाला प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये फॉलो होता है डिससेटिस्फेक्शन इन एम्प्लॉइज है ना जो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन टर्नओवर, एम्प्लॉइज ये सोचेंगे कि यार उसके साथ में तो अच्छा भी ये हो रहा है, हमारे साथ अच्छा ट्रीट नहीं हो रहा, तो क्या जो पर्टिकुलर जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या करेंगे, टर्नओवर जो एम्प्लॉयमेंट जो टर्नओवर है वो तो इंक्रीज कर देंगे, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। ठीक है, अनहेल्थी रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। ठीक है, ये अपना कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट अपने पास में प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या होता है, एक और जो अपने जो हेनरी फिनोल सर हैं जिन्होंने अपने को जनरल प्रिंसिपल्स दिए हैं इतने सारे 14। ठीक है, उन्होंने वो ये बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनेशन मतलब कि हटा देना और ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी रहती है खुद की जॉब को लेकर। ठीक है, तो उसके यदि इनसिक्योरिटी वाला सेंस यदि उनके दिमाग में रहेगा, उनकी फीलिंग्स यदि दिमाग में रहेगी, तो फिर उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज है ना वो खुद का फुल एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे, तो फुल इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएंगे, और फुल इफिशियंसी से काम नहीं कर पाएंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम ही नहीं होगा, तो फिर वो खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ मैं तो आपको। एक और स्कूल है। ठीक है, एक स्कूल है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, मैंने 2 पार्ट ले लिए, एक तो मैनेजमेंट और एक टीचर। ठीक है, एक मैनेजमेंट और एक टीचर। अब उसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट वाले जो पर्टिकुलर बंदे हैं, ठीक है, जो कि कौन हो गए हमारे डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर सर हो गए, ठीक है, प्रिंसिपल सर हो गए, और एक होता है हमारा टीचर। ये जो मैनेजमेंट में जो भी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल पर्सन आते हैं, ये बार बार टीचर्स को ये बोलते हैं कि तुम यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, या उनको ऐसे साइंस दे रहे हैं कि है ना हम तुम्हें निकाल देंगे स्कूल से। ठीक है, या तुम ऐसा करोगे तो निकाल देंगे, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये काम नहीं करना पड़ेगा, तब यदि हम स्कूल से निकाल देंगे। तो वो बार बार क्या कर रहे हैं, इनको है ना इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग्स है वो इंक्रीज करवा रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय है ना अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है वो हो ही नहीं पाएगी, और इस तरीके की स्कूल्स के अंदर फिर क्वालिटी एजुकेशन मिल भी नहीं पाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मैनेजमेंट डिक्टेटरशिप हो जाती है। ठीक है, तो होप सो आप सब इस तरीके के स्कूल में ना ही पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आता है पॉजिटिव इफेक्ट। अब क्या होता है पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि यदि इस तरीके के प्रिंसिपल यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इम्प्रूव इफिशियंसी, जो लोग हैं जो भी एम्प्लॉयज है उनको इनसिक्योरिटी नहीं होगी खुद की जॉब पोजीशन को लेकर, तो वो क्या करेंगे, जो खुद की इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वेस्टेज नहीं होगा टाइम एंड रिसोर्सेज का, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर से बहुत सारा वेस्टेज होता है किसका, टाइम एंड रिसोर्सेज का। ठीक है, यदि इस तरीके के प्रिंसिपल नहीं होते, अभी मैंने बताया ना एक स्कूल के अंदर की जो इस तरीके का एग्जांपल दिए, तो इस तरीके की यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस तरीके के प्रिंसिपल फॉलो नहीं होते, तब वहाँ पर क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है ना उनका वेस्टेज होगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होंगे, जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। अब आता है हमारे पास में इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप टू विद सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, हैंडी फिनोल सर क्या बोलते हैं कि जितने भी जो एम्प्लॉयज है वो सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। किसकी ड्यूटी होती है, मैनेजर की ड्यूटी होती है। ठीक है, जो भी डिसीजंस वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या एग्जीक्यूट करेंगे प्लान के अंदर, उनके अंदर जो भी एम्प्लॉयज है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। एम्प्लॉयज को भी हम पार्टिसिपेट करने के लिए इनिशिएट करें कि एम्प्लॉय भी है ना हमारी कंपनी के अंदर है ना पार्टी डिसीजंस लेने के अंदर हेल्प करें। ऐसे नहीं कि सारे के सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले बैठ के ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयज को लगे कि हाँ यार हमारी भी इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके के प्रिंसिपल यदि फॉलो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, डेवलप द फीलिंग ऑफ ए बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉय। इस तरीके से प्रिंसिपल यदि फॉलो होते हैं और इस तरह की चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो एम्प्लॉय क्या सोचता है कि हाँ यार हमारी इंपॉर्टेंस है, बिलोंगिंगनेस मतलब अपने मतलब कि जो
एक बोलते हैं ना कि एक जो फैमिली वाला जो क्लोजनेस होती है वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर पा फील कर पाते हैं। अब इससे क्या होगा कि वो खुद बहुत अच्छे एफर्ट्स दे पाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। एम्प्लॉयज अचीव्ड द टारगेट ऑन द टाइम। एम्प्लॉयज हैं जो भी काम करते हैं वो जो भी उनको टारगेट दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो टाइम पे कंप्लीट हो सकेंगे, ठीक है। यदि इस तरीके के प्रिंसिपल यदि फॉलो नहीं होते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या होता है, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट टू देयर एबिलिटी। जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छे काम नहीं कर पाते, ठीक है। डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल है एसपीटी ग्रुप। एसपीटी ग्रुप क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, टीम स्पिरिट को डेवलप करना चाहिए एक मैनेजर, ठीक है। यदि टीम स्पिरिट डेवलप होगी तो सबके अंदर है ना यूनिटी वाली फीलिंग होगी, और यूनिटी वाली फीलिंग होगी तो सब एक तरीके से काम करेंगे। सबके जो कंबाइंड एफर्ट जब लगेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, और इफिशियंसी इंक्रीज होगी तो साथ में क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद के जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बना रखे हैं वो अचीव कर पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से है ना टीम स्पिरिट को प्रमोट करते हैं, यूनिटी और हार्मनी को भी प्रमोट करती है। तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन बन जाता है और कोऑपरेशन बन जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और ये क्या करती है, आई को वी से रिप्लेस करती है, ठीक है। आई को वी से रिप्लेस करती है, ये इसका कीवर्ड है, कहाँ पर भी दिख जाए आई को वी से कौन रिप्लेस करता है, तो एसपीटी क्रॉप आंख बंद करके कर देना, ठीक है। यदि इस तरीके की जो प्रिंसिपल है यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होता है तो उससे क्या होता है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है, ठीक है। अचीवमेंट होता है, ग्रुप गोल जो होता है कि एक टीम को जो ग्रुप गोल दिया जाता है, ठीक है, वो हम अचीव कर लेते हैं। यदि इस तरह के प्रिंसिपल यदि फॉलो नहीं होते तो क्या होता है, टीम गोल जो हमें दिया गया है हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि टीम स्पिरिट ही नहीं होती है हमारे में, यूनिटी वाली जो फीलिंग होती है वही नहीं होती, ठीक है। नो टीम स्पिरिट मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। यदि इस टीम स्पिरिट भी नहीं होगी तो क्या जो इंडिविजुअल पर्सन है उन पर क्या होगा, जो बर्डन है वो क्रिएट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। वर्क विद टीम स्पिरिट, ठीक है। चक दे मूवी आपने देखी होगी शाहरुख खान वाली, सबने देखी होगी, ठीक है। उसके अंदर भी जो जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सारे टीम स्पिरिट के साथ में काम करते हैं, सारे एक टीम बना के अच्छे से खेलते हैं, ठीक है। सबको ऐसे नहीं देखते कि मैं हार रहा हूँ या मैं जीता हूँ, हमें सिर्फ टीम को जिताना है, ठीक है, इसलिए करते हैं। तो इसलिए यदि वो टीम के साथ में काम करते हैं तो उसी वहाँ पर भी उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है, कौन सा वो फॉलो किया है, एसपीटी क्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स आपके जितने भी दे रखे थे 14 जो हेनरी फेमर सर ने हमें दिए थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप 15 से 20 सेकंड अपन थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं, गैप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को सब ये बताइए, आपने अभी तक 14 आपने जनरल प्रिंसिपल्स आपने पढ़े अभी तक, ठीक है। तो अब कौन सा सबसे अच्छा लगा तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट प्रिंसिपल उनको अपनी बुक के अंदर 2 तरीके से बांटा गया है, तो वो ही अपने को पढ़ना, ठीक है। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे वो हमें दिए, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने दिए, ठीक है। ये कौन थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। जो हेनरी फ्यूल थे वो कौन से इंजीनियर थे, वो कौन से इंजीनियर थे बताओ, माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। और इन्होंने किस पर काम किया था, इन्होंने ज़्यादा काम किया था इफिशियंसी पे, जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी पे काम किया था, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उस पर इन्होंने काम किया था, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन आपका आंसर क्या होगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी थी जिसका नाम था शो ऑफ मैनेजमेंट, प्राइस एड सिस्टम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इन्होंने ये बुक्स वगैरह भी लिखी थी। तो इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 4, ठीक है। हेनरी फ्यूल सर ने कितने दिए थे, 14, और इन्होंने कितने दिए थे, 4, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल जो इन्होंने दिए हैं साइंटिफिक वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो एप्लीकेशन है, किसके एप्लीकेशन, साइंस के एप्लीकेशन, ठीक है, वो यदि हम मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करें, जितने भी एप्लीकेशन हैं साइंस के वो यदि हम यूज़ करें मैनेजमेंट के अंदर, और मैनेजमेंट कहाँ पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसे ही अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं अपने जो एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने जो अपने को 4 वो दिए प्रिंसिपल्स, उनकी बात, ठीक है। तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, तो सबसे पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी हम डिसीजंस लेंगे, उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, उनके पीछे में एक लॉजिकल कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ भी है ना डिसीजंस नहीं ले लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड को हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होता है, ईच जॉब परफॉर्म इन द जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए। हर उस चीज़ के बीच में ना कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का हमें स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, उसका हमें कोज एंड इफेक्ट देखना पड़ेगा कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। इंट्यूशंस पर अपन बेस कोई भी है ना डिसीजन नहीं ले लेंगे, ठीक है। और जो नोट इसके अंदर देखो, साइंस नोट रूल ऑफ थंब का मतलब ये था, जो रूल ऑफ थंब है ना वो हमें यूज़ नहीं करना। रूल ऑफ थंब का मतलब ये था डिक्टेटरशिप, कि मैनेजर ने कुछ भी बोल दिया तो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। मैनेजर को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी। मैनेजर को सबसे पहले साइंटिफिक इंक्वायरी करनी है किसी भी चीज़ के पीछे, उसके बाद में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है, ठीक है। दिस द मेथड्स ऑफ डेवलप्ड शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ ए रूल ऑफ थंब। जो रूल ऑफ थंब है उसको सब्स्टिट्यूट कौन सा जो प्रिंसिपल करता है वो ये वाला प्रिंसिपल करता है, जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारे पास में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या था, यहाँ पर है ना म्यूचुअल गिव एंड टेक के जो फीलिंग्स है ना वो अराइज होती है, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। जो मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ना डेवलप होती है। मैनेजर ये सोचता है कि हाँ ये सारे एम्प्लॉइज है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉइज भी ये सोचते हैं कि हाँ हमारे मैनेजर हमारे वेलफेयर के लिए भी सोचते हैं। तो इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो किसके अंदर कंसिडर करी जाती है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। एक हार्मनी बनी रहे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है। कि और इसके अंदर एक कंसेप्ट हो रहा था जिसका नाम है ना मेंटल एवोल्यूशन। मेंटल एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है कि एक साइड में होते हैं मैनेजर, ठीक है, एक साइड में होते हैं एम्प्लॉइज। तो मैनेजर ये ना सोचे कि है ना मेरे एम्प्लॉइज तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, ठीक है, काम करते हैं तो थोड़ा बहुत काम करते हैं। और एम्प्लॉइज ये नहीं सोचे कि हाँ हमारे जो मैनेजर है वो तो हमें काम ही काम देते हैं, काम तो बड़ा नहीं देते रखते हैं। तो ये जितने भी नेगेटिव सेंसेस है ना वो सारे रिड्यूस हो जाए। जो मैनेजर और जो एम्प्लॉइज है ना इन दोनों के जो भी एटीट्यूड है, ठीक है, वो दोनों के प्रति चेंज हो जाए। और उसी कंसेप्ट को अपन बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। तो मेंटल रिवोल्यूशन भी किसी का पार्ट होता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट होता है, ठीक है। ठीक है। और जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड होता है उसके अंदर ये भी पार्ट आता है कि जितना यदि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो जो प्रॉफिट है जो गेन है वो किसको है ना दे, खुद के एम्प्लॉइज को दे। और ये वाला जो प्रिंसिपल है ना वो कौन सा जो जनरल प्रिंसिपल बताता है, प्रिंसिपल ऑफ रिनमरेशन भी बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिनमरेशन फेयर वेज सैलरी के अंदर ये भी बताता है कि यदि एक्स्ट्रा यदि है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो खुद के जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ में शेयर करे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपने पास में थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसका नाम है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। जो अभी अपन ने पढ़ा था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का जो एक्सटेंशन वर्जन है वही ये है। ये बोल सकते हैं अपन जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का जो एक्सटेंशन वर्जन जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या होता है कि जो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अराइज हो, ठीक है, मैनेजर्स को खुद के एम्प्लॉइज पे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये काम कर देंगे, और एम्प्लॉइज को है ना ये कॉन्फिडेंस अपने मैनेजर पे कि वो हमें सही काम दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा काम भी नहीं दे रहे, कम काम भी नहीं दे रहे, जितनी हमारी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें काम दे रहे हैं। तो उनके बीच में कॉन्फिडेंस होगा, रिलेशनशिप डेवलप हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होनी जरूरी है। यदि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी ना तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे, ठीक है। वर्कर्स एंड मैनेजर्स मस्ट बी इन कॉर्पोरेशन, उनके बीच में एक कॉर्पोरेशन होना चाहिए, बढ़िया, ठीक है। यदि इस तरह की चीज़ें होंगी ना तो क्या होगा, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा किसके बीच में, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाँ, यदि मैं कॉर्पोरेशन एंड नोटिस, यदि इस तरीके की चीज़ें होंगी ना तो जो एम्प्लॉइज हैं वो खुद के मैनेजर्स को क्या सजेशंस भी दे पाएंगे, अच्छे अच्छे जो सजेशंस है डिसीजंस के अंदर पार्ट भी ले सकेंगे। मैनेजर उनको अलाउ करेगा कि आप खुद के सजेशंस दो, आपके अकॉर्डिंग क्या व्यू होना चाहिए, क्या आपके अकॉर्डिंग चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें ना एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो ये किससे रिलेटेड है, कौन से जनरल प्रिंसिपल से रिलेटेड, जो अभी अपन ने पढ़ा था ना इनिशिएटिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जनरल प्रिंसिपल, वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब लास्ट वन आता है अपना साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है वो आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ए वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्कर्स है, इंडस्ट्री इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द इफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर। किसी भी इंडस्ट्री की जो इफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वर्कर की इफिशिएंसी पे डिपेंड होती है। और वर्कर की इफिशिएंसी किस पे डिपेंड होती है, जिस तरीके से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग वगैरह दी गई है। तो अब क्या होता है कि अब इसी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्कर्स को है ना, जो एम्प्लॉयज़ है उनको टाइम टू टाइम हमें है ना उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स हैं उनके लिए हमें उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए उनको ना बाहर भेजना चाहिए जिससे वो अच्छी सी ट्रेनिंग रिसीव करें, जिससे उनकी इफिशिएंसी इंक्रीज, और उनसे इफिशिएंसी इंक्रीज होगी ना उनसे, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो इंडस्ट्री इफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, और उससे वो क्या कर सकेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव कर सकेंगे, ठीक है। तो ये आपके फाइनली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए। अब कुछ आती हैं आपके पास साइंटिफिक टेक्निक्स, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आपका कि साइंटिफिक टेक्निक्स क्या होती है। देखो
साइंटिफिक टेक्निक्स है ना, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो कि कम फ्लेक्सिबल होते हैं किसके कंपैरिजन के अंदर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि टेलर जो एक्चुअल टेलर्स होते हैं वो ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट? प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर है ना, उन्होंने 4 उसको हायर कर रखा है, ठीक है, तो 4, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी उन्होंने 4 उसको हायर करके, तो वो जो 8 मिलकर जो डिसीजंस लेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो बेनिफिट रहेंगे उनकी इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए, और एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम बुक के अंदर जो दे रखा है, ठीक है, कि जो फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है, प्रोडक्शन, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो प्लानिंग के अंदर और एक प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब जो प्लानिंग वाले जो इंचार्ज है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन आ गया? रूट कलर आ गया, इंस्ट्रक्शन कलर आ गया, टाइम एंड कॉस्ट कलर आ गया, डिसिप्लिनरी आ गया, ठीक है। और जो अपने पास प्रोडक्शन इंचार्ज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमारे पास कौन आ गया? गैंग बॉस आ गया, स्पीड बॉक्स आ गया, और रिपेयर बॉस आ गया, इंस्पेक्टर आ गया। तो ये तरीके के 8 तरीके के जो सुपीरियर्स हैं वो हायर कर दिए एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके कारण जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे काम अच्छे से हो पाए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इनके काम क्या क्या होते हैं, ये जो आपके पास में जो 8 सुपीरियर मैंने बताया, इनके क्या क्या पर्टिकुलर काम होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो रूट क्लर्क होता है उसका क्या काम होता है? वो एक सीक्वेंस डिसाइड करके देता है हमें, वो एक सीक्वेंस डिसाइड करके देता है किस चीज़ का, स्टेप्स का। कोई भी हम काम करना चाहते हैं, कोई भी एम्प्लॉय है ना काम करता है, मैकेनिकल काम करता है मशीन से वगैरह, तो वो एक उनको सीक्वेंस है ना सेट करके देते हैं कि आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ठीक है। तो ये काम कौन करके देता है? रूट क्लर्क उनको काम करके देता है, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना इंस्ट्रक्शन कलर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। तो वो क्या होता है? जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं एम्प्लॉयज को वो देता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है, वो कौन देता है? इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर देता है। टाइम एंड कॉस्ट कलर कौन होता है? ये क्या होता है? ये कहना टाइम देते हैं हमें, ठीक है, किस चीज़ का टाइम देते हैं, जो भी हमें पर्टिकुलर टास्क दे रखे हैं, जो भी पर्टिकुलर काम मिला हुआ है उसके लिए हमें टाइम देते हैं, ठीक है। और ये भी कॉस्ट भी चेक करते हैं किस चीज़ की कि कितनी हमारी कॉस्ट लग रही है इस पर्टिकुलर को काम करने के लिए, ठीक है। डिसिप्लिनरी कौन होता है? जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए कि जो भी काम है वो ऑर्डरली हो रहा है, ठीक है, एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर हो रहा है। तो ये कौन ध्यान रखता है? डिसिप्लिनरी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में कौन से, तो ये तो हमारे पास प्लानिंग में। अब आता है प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमारे 4 बॉस होते हैं। कौन कौन? गैंग बॉस। तो गैंग बॉस का क्या काम होता है? ये हमें जितने भी रिक्वायर्ड कोई भी काम करने के लिए, जैसे कि मेरे को है ना बिस्किट्स बनाना है, तो बिस्किट बनाने की जो भी मेरे को मशीन्स चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, ठीक है, जो भी अदर रिसोर्स चाहिए, वो हम लोग को प्रोवाइड करवाएगा। कौन प्रोवाइड करवाएगा? गैंग बॉस प्रोवाइड करवाएगा। स्पीड बॉस कौन होता है? जो कि हमें को टाइमली है ना, मतलब स्पीड बॉस कौन होता है? जो कि मेरी एक्यूरेसी चेक करे और मेरी क्या ना स्पीड चेक करे कि मैं काम जो स्टैंडर्ड टाइम दे रखे उस पर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या ज़्यादा टाइम तो कंज्यूम नहीं कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बीच में, ठीक है। तो वो कौन चेक करता है? स्पीड बॉस चेक करता है। रिपेयर बॉस कौन होता है? रिपेयर बॉस कौन होता है कि जो कि एक वर्किंग, जो कि जो भी मेरे को रिक्वायर्ड है, जैसे मशीनरी टूल्स, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। जैसे मेरे को है ना मशीन चाहिए, ठीक है, अब मेरे को मशीन से बिस्किट बनाना है, अब वो मशीन चली नहीं रही, ठीक है, तो इस चीज़ को चेक कौन करेगा? रिपेयर बॉस की। रिपेयर बॉस का काम ये है कि उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मेरे को है ना जो मशीन टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में प्रोवाइड करवाए, ठीक है। इंस्पेक्टर कौन होता है? इंस्पेक्टर वो होता है जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी आउटपुट हमारी ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है, तो उसकी वो क्वालिटी चेक करेगी, वो जो परफेक्ट जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो फिक्स करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये काम होता है इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप, ये जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो दे रखी थी टेक्निक, वो हो गई। अब देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर क्या हो गया कि आपको कितने लोगों से ऑर्डर मिलेगा, कितने सुपीरियर, कितने वो से ऑर्डर मिलेंगे? 8 से, ठीक है। बट यूनिटी ऑफ कमांड थी जो कि कौन सी थी? जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में थी, ठीक है। उसमें क्या लिखा था? 1 बॉस 1 ऑर्डर, ठीक है, वो बोल रहा था 1 बॉस 1 ऑर्डर। और यहाँ पे क्या होगा? 8 बोर्ड से आपको ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, 8 सुपीरियर से आपको ऑर्डर मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि जो फंक्शनल फॉर्मेनशिप है वो वोइड करता है कौन से प्रिंसिपल को? यूनिटी ऑफ कमांड को, ठीक है। अब आता है हमारे पास में सेकंड टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ क्वालिटी के अंदर हाँ मैंने एक तरीके की यूनिटी लेके आए, ठीक है। यूनिटी किसके अंदर नहीं आनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ किसके अंदर नहीं आए? क्वालिटी के अंदर, ठीक है। तो यूनिटी किस चीज़ के अंदर है? साइज के अंदर भी है, प्रोडक्ट के साइज के अंदर, टाइप के अंदर, प्रोडक्ट का टाइप भी एक तरीके का होना चाहिए, प्रोडक्ट का वेट भी एक तरीके का होना चाहिए, मेजर्स भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की। मतलब कि हम स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली क्या कंसीडर करते हैं कि एक तरीके क्वालिटी के बेसिस पर हम उसको जज करते हैं। बट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के अंदर यूनिटी है किस तरीके के अकॉर्डिंग? साइज के अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग एंड
उसके मेजर्स एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें अननेसेसरी डाइवर्सिटी, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अननेसेसरी डाइवर्सिटी है, ठीक है, विभिन्नता है, तो उनको हम हटा दिया जाए, ठीक है, उनको अपन हटा दें, जिससे कि हम स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो अचीव कर लें, ठीक है। ये इसके कीवर्ड्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। अब आते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी के अंदर कुछ पार्ट आते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या कहती है कि एम्प्लॉयज को है ना एक परफेक्ट है ना टाइम, एक रेस्ट इंटरवल भी देना चाहिए। जैसे अपन कोई भी एम्प्लॉय है वो रेगुलर काम कर रहा है, ठीक है, रेगुलर काम कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी खराब हो जाएगी, ठीक है, उसकी इफिशियंसी खराब हो जाएगी और वो उस है ना जो परफेक्ट इफिशियंसी, जो प्रॉपर इफिशियंसी उससे काम नहीं होता है। यदि उसको बीच बीच में एक है ना पर्टिकुलर रेस्ट इंटरवल मिलता रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और उसके बाद में वो और अच्छी एनर्जी के साथ में काम कर सके, जिससे कि उसकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी और उससे क्या इसको इफेक्ट किस पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी पर, ठीक है। तो फैटिग स्टडी क्या बताती है कि एक प्रॉपर है ना इंटरवल मिलना चाहिए किसी को, एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मेथड स्टडी। कोई भी काम है, ठीक है, कोई भी काम करने को एक वन बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। वन बेस्ट मेथड इसका कीवर्ड है, ठीक है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको वन बेस्ट मेथड होता है, कोई भी एक मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको काम करना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन आ रहा है कि कोई भी काम करना है तो कुछ किसी भी तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो, इसका क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी काम करेंगे उसको एक अच्छे तरीके से करना होता है। तो ये कौन सी स्टडी बताती है, मेथड स्टडी बताती है कि कोई भी काम करेंगे तो उसको वन बेस्ट मेथड होता है, ठीक है। टाइम स्टडी क्या कहती है कि टाइम स्टडी ये कहती है कि कोई भी काम हमें दे रखा है तो उसको है ना, कोई भी काम हमें दे रखा है तो उसको जो स्टैंडर्ड टाइम देगा उसके अंदर ही हमें कंप्लीट करना है। कोई छोटा काम देगा तो उसको जितना टाइम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे। ऐसे भी नहीं कि हम बिल्कुल है ना ज़्यादा टाइम के अंदर उसको उसके अंदर दे रहे हैं जो कि उसके लिए इतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ यदि हम किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज का वेस्ट होता है, जिससे वर्कर्स की इफिशियंसी खराब होती है, तो उसको हम एलिमिनेट करते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये किसके बीच में डिफरेंस बताता है, ये डिफरेंस बताता है हमें प्रोडक्टिविटी और जो अनप्रोडक्टिविटी जो मूवमेंट्स होते हैं किसके, एम्प्लॉयज़ के, उसके बीच के अंदर हमें ये डिफरेंस बताता है। कौन बताता है, मोशन स्टडी बताता है, ठीक है। अब आता है हमारे डिफरेंशियल फेज वेज सिस्टम, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, मोटिवेशन से माना जाता है, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए। क्यों माना जाता है, ये टेक्निक ये बताती है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो यदि उनको एक फेयर वेजेस तो मिलेगी, फेयर वेजेस से सैलरी मिलेगी, बट कोई अच्छा काम करेगा, कोई एक्स्ट्रा काम करे तो उसको हमें एक्स्ट्रा पैसे भी देने चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो। और यदि उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो और अच्छी इफिशियंसी से काम करेगा और उसको देखकर जो बाकी एम्प्लॉयज हैं वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। यही इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, कि आपको जो फेयर वेजेस दे रखे हैं वो तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको वेजेस सैलरी देनी है, बट यदि उनके जो काम है उसके अकॉर्डिंग भी आप उनको एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और उसके बेसिस पर क्या हो कि जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो, ठीक है। फिर अपने पास में आता है मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। मेंटल रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों एक दूसरे का तरफ या एक दूसरे को लेकर खुद का एटीट्यूड चेंज करें। मैनेजर ये नहीं सोचे कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो कुछ काम ही नहीं करते, ठीक है, सारे के सारे है ना लापरवाह है, ठीक है। और एम्प्लॉय ये ना सोचे कि जो हमारा मैनेजर है वो तो हमें काम ही काम देता रहता है पूरे दिन, ठीक है। तो इस तरीके के सेंसेस नहीं रहे, मैनेजर और जो एम्प्लॉयज हैं वो दोनों एक दूसरे के जो प्रति जो एटीट्यूड है वो चेंज करें और पॉजिटिव वे में दोनों एक दूसरे के लिए काम करें, जिससे कि ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी खुद के उनके गोल्स हैं वो अचीव कर सके। तो फाइनली आपका है ना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने पड़े थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, साइंटिफिक और जनरल। वो भी अपन ने पढ़ लिए थे कि जो जनरल प्रिंसिपल 14 थे और है ना जो साइंटिफिक प्रिंसिपल थे वो 4 थे। उसके बाद में अपन को साइंटिफिक टेक्निक्स आई थी, वो अपन ने साइंटिफिक टेक्निक्स थी वो सारी की सारी अपन ने डिस्कस कर ली थी। अब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। आपको इस चैप्टर के ये 2 या 3 पेज के अंदर है ना पूरा चैप्टर की शॉर्ट नोट चाहिए, जिसको आप पढ़कर 2 या 3 पेज के अंदर पढ़कर आपको परफेक्ट रिवीजन हो सकता है, हो पाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको आपको है ना जो शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।